सो तो अब हम लोग एक दो क्वेश्चन इसके ऊपर देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग इसके ऊपर। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इसमें और भी अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं, तो हम लोग एक टॉपिक के नाम में ही सभी को देख लेंगे। जैसे कि पुट द हेडिंग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ तो अलग अलग टाइप्स के होंगे इसके प्रॉब्लम। तो पहला आ जाता है हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ, या फिर वेक्टर फॉर्म, इसको डायरेक्ट लिखो। इसको लिखेंगे हम लोग वेक्टर बेस्ड, सेकेंड वन न्यूट्रल बेस्ड, थर्ड वन मैक्सिमा मिनिमा टाइप, मैक्सिमा एंड मिनिमा बेस्ड, फोर्थ चौथा आ जाएगा हमारे पास पेंडुलम बेस्ड प्रॉब्लम। पेंडुलम बेस्ड प्रॉब्लम। फिफ्थ वन आ जाएगा हमारे पास परसेंटेज बेस्ड प्रॉब्लम। परसेंटेज बेस्ड प्रॉब्लम। तो एक एक करके सभी देख लेते हैं, और यही फोर्स के क्वेश्चंस इन्हीं सब पर से आते हैं हमारे पास। तो एक एक करके सारे प्रॉब्लम देख लेते हैं हम लोग, कैसे कैसे सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला देखते हैं हम लोग वेक्टर बेस्ड में। सो द वेक्टर बेस्ड फर्स्ट वन इज अ वेक्टर बेस्ड प्रॉब्लम। तो देखते हैं, हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो कि ए दो से ज़्यादा चार्जेस है, तो मल्टीपल फोर्सेस का केस है ये। एक चार्ज है हमारे पास ये Q1, दूसरा चार्ज है हमारे पास Q2, तीसरा चार्ज है हमारे पास Q3। तो इन सभी के डिस्टेंस कितने हैं? सभी का डिस्टेंस कुछ भी ले लो, ए। एंड इफ़ वी नीड टू कैलकुलेट, अगर हमें पता करना है कि Q2 पे कितना फोर्स लग रहा है Q1 और Q3 की वजह से, तो लिखेंगे हम लोग वी हैव टू फाइंड एफ नेट ऑन Q2 ड्यू टू Q1 एंड Q3। तो पहले तो हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, और पैरेललोग्राम बेस्ड से ये आंसर इसका निकल के आ जाएगा। अगर हम देखेंगे ध्यान से इस पर, तो Q1 की वजह से Q2 पे जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन ये हो जाएगा, ये इसका नाम पड़ेगा F21, और Q3 की वजह से जो आएगा वो हो जाएगा ये, दिस इज F23। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये एंगल अगर थीटा है 60 डिग्री है तो 60 डिग्री, एवरी एंगल्स आर द 60 डिग्री, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये एंगल आ गया इसका 60 डिग्री। और नेट फोर्स इसका किधर जाएगा हमारे पास? नेट फोर्स इसका आ जाएगा बिल्कुल ये डायरेक्शंस में ऐसे, जिसका नाम पड़ेगा हमारे पास एफ नेट। ठीक है, तो F1 का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास? 1/4πε0। मैं मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि फिर इसको हम लोग पैरेललोग्राम लॉ से इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं हम लोग आसानी से। कितना आ जाएगा? दिस इज Q1 Q2 डिवाइड बाय ए का स्क्वायर, एंड सिमिलरली F23 आ जाएगा हमारे पास 1/4πε0 Q2 Q3 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। गेटिंग इट? ये आ गया दोनों फोर्स का, और ये दो वेक्टर है, वेक्टर नंबर 1 एंड वेक्टर नंबर 2। दो वेक्टर का टेल टू टेल मैच है, जिसका रिजल्टेंट वेक्टर ये है। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं, बाय लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको लॉ पैरेललोग्राम से? एफ नेट मैग्नीट्यूड इज रिटन एज अ F21 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस F23 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 F21 मैग्नीट्यूड ऑफ F23 इंटू कॉस 60 डिग्री। पैरेललोग्राम लॉ का ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें अगर सारी चीज़ें पुट कर देंगे तो हम लोग डायरेक्टली इसको क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, जो कॉमन है उसको कॉमन करके निकाल लेंगे यहाँ से। तो 1/4πε0 इंटू
ए स्क्वायर कॉमन होकर के बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा हमारे पास यहाँ पे दिस इज Q1 एंड Q2, यहाँ बच जाएगा हमारे पास Q2 Q3 प्लस यहाँ बच जाएगा हमारे पास 2 Q1 Q2 एंड दिस इज Q2 Q3। cos 60 डिग्री हो जाएगा हमारे पास 1/2। अगर मैग्नीट्यूड चार्ज का एक जैसा रहता तो वो भी पुट करके कॉमन आ जाता सारे के सारे यहाँ पे। तो बेसिकली हमारे पास क्या फॉर्मूला बन गया 1/4πε0 नीचे ए स्क्वायर अंडर रूट में ये सारे वैल्यूज आ जाएंगे, 2 से 2 गेट्स कैंसिल, ये आ जाएगा Q1 Q2 प्लस Q2 Q3 प्लस Q1 Q3 Q2 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया नेट फोर्स का फॉर्मूला। ठीक है, मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन निकालना है तो हमें मतलब इसका एंगल निकालना पड़ेगा, इस एंगल से हमें पता पड़ जाएगा कि कितना एंगल है। तो देखो यहाँ से हमें दिख रहा है ये एंगल है 60 डिग्री, 60 डिग्री, ये बीच से गया है तो ये एंगल हो जाएगा हमारे पास थीटा। इसका कितना एंगल है तो ये आ जाएगा हमारे पास थीटा। तो अगर हम ये लाइन ड्रॉ कर ले ऐसे करके तो हमें पता पड़ जाएगा इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास। थीटा कैन बी रिटन एज द दिस फोर्स बाई दिस फोर्स इज रिटन एज अ, हमारे पास इससे थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास इस तरीके से। बाय द पैरेललोग्राम लॉ वी नो दैट जो बेसिक फॉर्मूला इसका उसको पहले लिख लेते। थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ, पढ़ रखे होंगे हम लोग 11th में, ए साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा प्लस बी, इस तरीके से इसका फॉर्मूला होता है। सो सेम थिंग्स वी विल पुट ओवर हेयर कि वेक्टर के केस में हम लोग थीटा इज इक्वल टू द 10 इनवर्स ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास। सो ए की वैल्यू आ जाएगी, ए एक्चुअली द वेक्टर है हमारे पास, तो हमारे पास कौन सा वेक्टर है ये कंसिडर कर लो थोड़ी देर के लिए। अगर है ये है हमारे पास ए वेक्टर, ये है हमारे पास बी वेक्टर। सो हम लोग लिख सकते हैं इसको F21 साइन थीटा, ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में निकल जाएगा ये। सो दिस कुड बी रिटन एज अ F21 वेक्टर मैग्नीट्यूड में साइन थीटा डिवाइडेड बाय F21 कॉस थीटा। इसको अल्फा कर दो ताकि थीटा की वैल्यू 60 डिग्री पुट कर सकते हैं हम लोग। थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। सो इसका नेमिंग चेंज कर दो एक बार, इसका नेमिंग चेंज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको अल्फा नाम दे दो, दिस इज द अल्फा। सो अल्फा इज द एंगल बिटवीन, ये है इसका अल्फा, दिस इज द अल्फा, गेटिंग इट। सो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास दिस प्लस बी दैट इज F23 इसका मैग्नीट्यूड। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली अगर हमारे पास दूसरे क्वेश्चंस इस तरीके से रहेंगे जैसे कि स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है, चार्जेस अगर एक जैसे है Q Q Q और सेंटर पे फोर्स पूछेगा या किसी एक पॉइंट, सेंटर पे तो जीरो हो जाएगा क्योंकि इक्वली ये सभी मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड में बराबर है, दो सभी का डिस्टेंस एक जैसा है, तो ऑब्वियसली सभी रिपेल करेगा। तो सेंटर पे अगर कोई चार्ज है कैपिटल Q तो ये फोर्स आ जाएगा हमारे पास 0। ये भी रिपेल करेगा इसको इस डायरेक्शन में, ये रिपेल करेगा इसको इस डायरेक्शन में, ये रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, और ये इसका रिपल्सन इस तो यहाँ पे F नेट हो जाएगा हमारे पास 0। और अगर किसी कॉर्नर पे पूछे इसी में, जैसे क्वेश्चन है हमारे पास ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर पे चार्ज है Q Q Q Q एंड लेट अस कंसीडर द वर्टिसेस इज A B C एंड D, और इन सभी का डिस्टेंस कितना कितना है, इन सभी का डिस्टेंस है A A A A एंड वी नीड टू फाइंड द फोर्स ऑन द एनी कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। फाइंड द नेट कूलम्बिक फोर्स ऑन एनी कॉर्नर, किसी भी कॉर्नर पे। तो मैं ये कॉर्नर ले लेता हूँ, तो इस पे लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा, इसकी वजह से ये आ जाएगा फोर्स, नेमिंग कर देते हैं हम लोग इसको F1, इसकी वजह से ये आ जाएगा इसका F2, और जिसका और इसकी वजह से ये आ जाएगा इसका F3। और नेट फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो नेट फोर्स का भी डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में आ जाएगा, ये आ गया इसका F नेट। तो एक एक करके निकाल लेते पहले। F1 की वैल्यू हो जाएगी मैग्नीट्यूड में
इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू स्क्वायर, इस दोनों चार्ज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस का स्क्वायर। सिमिलरली देखेंगे तो सभी बराबर है, जैसे F2 फोर्स भी इसी के बराबर है, और F3 फोर्स के लिए डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। जो डिस्टेंस ये हो जाएगा, इसका डिस्टेंस ये है A, तो ये आ जाएगा A√2, तो ये आ जाएगा 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाय A स्क्वायर इंटू 2। ये आ गया इसका मैग्नीट्यूड ऑफ द F3। तो हम लोग पैरेललोग्राम लॉ से पहले एफ डैश निकाल लेते हैं। एफ डैश इज द अंडर रूट ऑफ F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, इसका हम लोग रिजल्टेंट जो इसके साथ ऐड हो जाएगा F3 के साथ, F3 के साथ इसका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो एफ डैश पहले निकाल लेते हैं, ये कितना आ जाएगा, ऑब्वियसली सारे वैल्यूज आ जाएंगे हमारे पास। तो ये आ जाएगा 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन ऑफ √2। ना ये जो है एफ डैश, जो एक्चुअली कौन सा है, इस दोनों फोर्स का जो सम है, वेक्टर सम, इसके साथ F3 का डायरेक्शन सेम है, तो एफ डैश प्लस ये हो जाएगा हमारे पास एफ डैश प्लस F3, गेटिंग इट, ये इसके मैग्नीट्यूड में इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या कि एफ नेट इज इक्वल टू एफ डैश वेक्टर एफ डैश प्लस F3 and this is written as 1/4πε0 q squared by a squared √2 plus 1/4πε0 q squared by 2a squared, this is the f net। ये इसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हो गया। जो कॉमन है कॉमन कर सकते हैं यहाँ से, 1/4πε0 q स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये आ जाएगा √2 प्लस 1/2 एफ नेट का, ये आ गया हमारे पास वैल्यू इसका। ठीक है, वेक्टर के क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होते हैं। सेंट्रॉइड जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उस पर सेंट्रॉइड में पूछ देगा, तो हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो न्यूमेरिकल पार्ट में भी हम लोग इसको अच्छे तरीके से देख लेंगे, जब मैं इसका न्यूमेरिकल या फिर मैं जो DPP होंगे उस पर मैं जब प्रैक्टिस करवाऊँगा तो वहाँ पर भी हम लोग देख लेंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं अभी हम लोग, सेकेंड टाइप है न्यूट्रल बेस्ड प्रॉब्लम। Second one is a neutral based problem. So the second one, neutral based problem. न्यूट्रल बेस्ड प्रॉब्लम में हमें ये कहता है कि हमें नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, मतलब कि एफ नेट हमेशा ज़ीरो होगा इसका। जैसे कि हमारे पास दो चार्ज है इस तरीके से, Q1 और Q2, दोनों प्लस के चार्जेस है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है R, और एक हमारे पास थर्ड चार्ज है। लेटस वी हैव थर्ड चार्ज Q3। गेटिंग, तीनों प्लस चार्ज है, तो तीनों को कहाँ पे रखेंगे ताकि नेट फोर्स इसका ज़ीरो हो जाए। गेटिंग इट, तो ऐसे जगह पे रखेंगे इसको ताकि नेट फोर्स ज़ीरो हो जाए। यदि मैं यहाँ पे बात करूँ इस एक्सिस पे, यहाँ पे मैं यहीं पे बीच में रख दूँ या कहीं पे भी रख दूँ, तो किस जगह पे रखेंगे ताकि इसका नेट फोर्स हमारे पास जीरो हो जाए। तो लेट अस कंसीडर, मैं इसे यहाँ पे रखता हूँ, कितने डिस्टेंस पे, इस दोनों का जो सेंटर है, इस सेंटर से कुछ डिस्टेंस ले लिया मैंने x डिस्टेंस पे, और x डिस्टेंस यहाँ पे है, यहाँ पे मैंने Q3 को रख दिया गया। लेट अस कंसीडर द डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द Q1 एंड Q2, दोनों के बीच के सेंटर से x के डिस्टेंस पे यहाँ पे मैंने रख दिया इसको। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास कि ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास, x माइनस r यहाँ तक, और ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास x प्लस r। दोनों फोर्स इक्वल लगेंगे, जिसकी वजह से ये भी रिपेल कर रहा है, ये भी रिपेल कर रहा है। ठीक है, तो किसी एक डिस्टेंस तो हम लोग देख लेंगे, उससे हमें पता पड़ जाएगा कि चार्ज बीच में आ रहा है, कि साइड में आ जा रहा है या यहाँ जा रहा है, वो अपने आप x की वैल्यू हमें निकल के कैलकुलेट हो जाएगा। तो मैं सिंपल यहाँ पे लिखूंगा कि जो फोर्स F13 मस्ट बी इक्वल टू F23, दोनों बराबर होगा, या दूसरे शब्दों में ऐसे लिखेंगे F13 माइनस F23 इज इक्वल टू द जीरो। इन दैट सिचुएशन वी हैव टू पुट द वैल्यू 1/4πε0 मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ही, Q1 Q3 डिवाइडेड बाई कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच में, Q1 और Q3 के बीच की डिस्टेंस है x प्लस r का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू 1/4πε0 Q2 Q3 डिवाइडेड बाय x माइनस आर का होल स्क्वायर। ये गेट्स कैंसल, Q3 गेट्स कैंसल, गेटिंग इट। दोनों की वैल्यू होगी तो दोनों की वैल्यू भी रख लेंगे हम लोग यहाँ पे, और यहाँ से x की वैल्यू हम लोग सिंप्लीफाई करके यहाँ से निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, वी कैन राइट इट ओवर Q1 x प्लस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 x माइनस आर का होल स्क्वायर। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आई कैन राइट Q1 x माइनस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 x प्लस आर का होल स्क्वायर। नाउ सिंप्लीफाइज को कर सकते हैं हम लोग। तो आफ्टर यहाँ पे हम लोग एज एन एक्सरसाइज में छोड़ रहा हूँ मैं कि इसको x की वैल्यू निकालें, Q1 Q2 के टर्म में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर अगर Q1 Q2 की वैल्यू दी हुई रहेगी तो हम लोग वैल्यू पुट करके x की वैल्यू मीटर में निकल के आ जाएगा हमारे पास आंसर। सो दिस x इज इक्वल टू द आंसर। ये न्यूट्रल बेस्ड का प्रॉब्लम का केस हुआ, ठीक है। न्यूट्रल बेस्ड में एक बात और याद रखना कि अगर अपोजिट और चार्ज के होंगे उस केस में कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, चार्ज को रखना कहाँ पे है। तो लुक एट ओवर, इसमें दो केस बनते हैं। केस नंबर फर्स्ट, इफ द two charges are of the same nature and the third charge is negative. If the two charges are of same nature if the two charges are of same nature and third charge is of opposite nature, ऐसे अगर रहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, तो ऑब्वियसली तीसरा चार्ज नेगेटिव है तो ये क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, तो इसको हम लोग बीच में ही रखेंगे यहाँ पे। तो ये बात मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अगर Q1 Q2 है यहाँ पे, ठीक है, और बीच में चार्जेज अगर माइनस है तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे हमें माइनस चार्ज, डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि दोनों के सेंटर में ही हो। दिस इज द थर्ड चार्ज विच इज द माइनस Q3, तो ऑब्वियसली ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और इस केस में हम लोग फोर्स निकाल करके हम लोग x डिस्टेंस ले लेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और इसको लिखेंगे r माइनस एक्स। अगर ये पूरा डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक का r डिस्टेंस है, गेटिंग इट। तो इन दैट सिचुएशन वी कैन राइट F13 इज इक्वल टू F23। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे द थर्ड चार्ज इज ऑलवेज प्लेस, द थर्ड चार्ज, जब तीसरा चार्ज अपोजिट नेचर के होगा तो क्या लिखेंगे, द थर्ड चार्ज इज ऑलवेज kept in between the two charges, getting it। now केस नंबर सेकंड, यदि तीनों चार्जेस पॉजिटिव हो उस केस में क्या करेंगे हम लोग। इफ वी नीड टू कंसिडर द केस नंबर सेकंड, इफ the two charges are of same nature and third charge is of the same nature, is of the same nature, ठीक है। ये यहाँ पे Q1 Q2 तो सेम नेचर के रहेंगे हमारे पास, तो ये कहीं पर भी हमारे पास आ सकते हैं, ये यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे आ सकते हैं, बीच में जा सकते हैं, कहीं पे भी ए पोजीशन पे भी हो सकता है, बी पोजीशन पे भी हो सकता है, सी पोजीशन पे भी हो सकता है, कहीं पर भी थर्ड चार्ज को पूछ सकते हैं। थर्ड चार्ज में बी केप्ट एट एनी प्लेस, द थर्ड चार्ज में केप्ट एट एनी प्लेस, कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं हम लोग, और x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर थर्ड चार्ज अपोजिट नेचर के होंगे तो उसको कहाँ रखेंगे हम लोग, तो यहाँ देखो, अगर केस नंबर थर्ड, इफ द थर्ड चार्ज इज ऑफ अपोजिट नेचर, इफ द थर्ड चार्ज इज ऑफ अपोजिट नेचर, तो उस केस में ये ध्यान रखेंगे कि जो चार्ज का मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा होगा उसको उसी साइड रखेंगे हम लोग,
जैसे ये चार्ज है हमारे पास, इफ दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2 एंड इफ लेट अस से Q1 इज ग्रेटर देन Q2, इन दैट सिचुएशन द थर्ड चार्ज इज केप्ट, इज ऑलवेज इसी साइड में रखाएगा वो -Q3. So you have to write over the third charge is always kept at the side of that charge which have higher magnitude. ठीक है, ये आ गए इसके केस किसके, न्यूट्रल बेस्ड प्रॉब्लम के. नाउ नेक्स्ट कंसिडर करते हैं हम लोग इसमें कौन सा था नेक्स्ट हमारे पास न्यूट्रल बेस्ड के बाद मैक्सिमा मिनिमा टाइप प्रॉब्लम. तो थर्ड वन इज द मैक्सिमा मिनिमा टाइप. मिनिमा टाइप प्रॉब्लम मैक्सिमा मिनिमा टाइप प्रॉब्लम. इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जैसे कि एक एग्जांपल देकर के इसको समझाता हूँ. एक हमारे पास स्फीयर है, इस स्फीयर का टोटल चार्ज है कैप प्लस का कैपिटल Q. इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया गया है, एक ये और एक ये. ठीक है, और दोनों को r डिस्टेंस पे रख दिया गया, छोटे वाले बॉल को और बड़े वाले बॉल को, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, r डिस्टेंस पे रख दिया गया. तो पूछ रहा है इसमें कि चार्ज का कितने कितने चार्ज डिवाइड होंगे इन दोनों पे, दोनों चार्ज की वैल्यू पूछ रहा है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द चार्जेस, द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन ईच बॉल such that the net force is maximum, और द नेट फोर्स इज जस्ट टेक द मिनिमम कि कितनी दूर के डिस्टेंस पे रख जाए और चार्ज की वैल्यू कितना लगे, सच दैट द नेट फोर्स इज मैक्सिमम का ही कैसे ले लेते हैं इसमें. तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या पूछ रहा है, चार्ज की वैल्यू कितनी होनी चाहिए. ठीक है, तो लेटेस्ट कंसिडर इसके ऊपर हमारे पास Q है, तो ऑब्वियसली इसके पास क्या लिखेंगे, कैपिटल Q माइनस Q, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है. ठीक है, तो पहले तो कूलम्बिक फोर्स निकालो. यहाँ से कूलम्बिक फोर्स कितना आ जाएगा हमारे पास, 1/4πε0 Q मल्टीप्लीकेशन ऑफ Q माइनस Q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. ठीक है, r डिस्टेंस पे रख दिया गया. अब हमें यही Q निकालना, अगर ये Q निकल जाएगा तो दोनों बॉल का हमारे पास चार्जेस निकल के आ जाएगा. तो क्या कर रहा है मैक्सिमा, तो ऑब्वियसली हमें इसको क्या करना चाहिए, हमें डिफ्रेंशिएट करना चाहिए, चार्ज के रिस्पेक्ट में करना चाहिए, क्योंकि चार्ज की ही वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें इसलिए. तो ये क्या आ जाएगा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा we have df by dq is equal to 0. दिस इज द कंडीशन. जहाँ पे भी मैक्सिमम मिनिमा लगता है वहाँ पे हमें डिफ्रेंशिएशन करके 0 के बराबर रखने होते हैं. तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर चेक कर लेंगे इसको. d by dq ऑफ f की वैल्यू है हमारे पास 1/4πε0 q इंटू q माइनस q स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0. जो कॉन्स्टेंट है बाहर करके 0 कर दो, तो ये बच जाएगा हमारे पास d/dq ऑफ q माइनस q स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ये आ जाएगा हमारे पास, डिफ्रेंशिएट करोगे इसको तो कैपिटल Q तो ऐसे भी कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा हमारे पास Q एंड दिस इज द माइनस 2Q विच इज इक्वल टू द 0. सो Q इज इक्वल टू 2Q. तो Q की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, Q डिवाइडेड बाय द, मतलब हाफ डिवाइड हो जाएगा तो फोर्स इसके मैक्सिमम हो जाएंगे. गेटिंग इट. सो दिस इज द मैक्सिमा मिनिमा टाइप प्रॉब्लम्स. इस तरीके से मैक्सिमा मिनिमा के प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में पूछता कि कितने डिस्टेंस पे फोर्स मिनिमम हो सकता था या मैक्सिमम हो सकता था, तो हम लोग लिखते df अपॉन dr इज इक्वल टू 0. फिर इसको डिफ्रेंशिएट करके r की वैल्यू निकालते हैं हम लोग. ठीक है, ये अलग अलग केस बन जाते हैं इसको. चलो नेक्स्ट है हमारे पास पेंडुलम बेस्ड प्रॉब्लम. द फोर्थ वन इज पेंडुलम बेस्ड प्रॉब्लम. पेंडुलम बेस्ड प्रॉब्लम.
सो पेंडुलम बेस्ड प्रॉब्लम में क्या है कि अगर हमारे पास इस तरीके से पेंडुलम का केस दे रखा हो और दो धागे से बॉल को, चार्ज्ड बॉल को इस तरीके से हैंग किया गया हो, दोनों पे चार्ज अगर बराबर है, Q एंड Q है, तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द टेंशन इन द वायर, या फिर चार्ज की वैल्यू क्या होगी, या दोनों के बीच का सेपरेशन क्या होगा। क्या क्या पूछ सकता है, टेंशन की वैल्यू क्या होगी, Q की वैल्यू क्या हो सकती है, या डिस्टेंस की वैल्यू क्या हो सकती है। इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ पूछा जा सकता है, या तो थीटा, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, ये भी पूछ दिया जाता है। सो दिस आर द केसेस जहाँ पे पूछा जाता है। तो इसको कैलकुलेट करना हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। इसको चार्ज अगर Q है, सबका मास M है, इसका भी मास M है, ठीक है। तो इस केस पे क्या करेंगे हम लोग, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, दोनों के बीच का सेपरेशन है R। वर्टिकल से दोनों के बीच का एंगल मैं ले रखा हूँ, ये थीटा, ये भी थीटा, तो दोनों थ्रेड के बीच का एंगल हो जाएगा 2 थीटा। तो टेंशन की बात करें तो इस पे लगने वाला टेंशन का डायरेक्शन ये है, इस पे लगने वाला टेंशन का डायरेक्शन ये है। कोई भी एक बॉल को हम लोग क्या कर लेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे, या कितने फोर्सेस लग रहे हैं इसके ऊपर ये बता देंगे हम लोग, तो हमारा काम हो जाएगा। सारे वैल्यूज़ जो भी वेरिएबल क्वांटिटी पूछेगा वो हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको ये एक्सिस बना लो इसका ऐसे, एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस। तो ऑब्वियसली ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल हो जाएगा थीटा। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास टी कॉस थीटा, और नीचे इधर आ जाएगा हमारे पास टी साइन थीटा। कूलम्बिक फोर्स की वजह से लगने वाला जो कूलम्बिक फोर्स है उसके डायरेक्शन हो जाएंगे ये एफ सी, जिसकी वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये कूलम्बिक फोर्स, कूलम्बिक फोर्स के अपोजिशन में कौन सा है, टी साइन थीटा, और नीचे मास M है, तो ये mg आ गया। तो हम लोग दोनों रिलेशंस बना लेते हैं इसको। पहला लिखेंगे एफ सी इज इक्वल टू टी साइन थीटा, और दूसरा लिखेंगे हम लोग mg इज इक्वल टू टी कॉस थीटा। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे इक्वेशन को तो ये आ जाएगा हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू एफ सी डिवाइडेड बाई एम जी, और यहाँ से हमें सारी चीज़ें कैलकुलेट होकर के आ जाएगी। टेंशन निकालने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर देंगे। फॉर कैलकुलेशन ऑफ टेंशन, फॉर कैलकुलेशन ऑफ टेंशन, कैलकुलेशन ऑफ टेंशन, squaring and adding, squaring and adding equation first and equation second। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, एफ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू द टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा एम स्क्वायर जी स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अगर दोनों को ऐड कर लेते तो ये आ जाएगा एफ सी का स्क्वायर प्लस m square g square which is equal to the t square, so the t is written as the under root of fc का square plus m square g square, because sin square plus cos square 1 हो जाता है। ये आ गया, ये पेंडुलम बेस्ड प्रॉब्लम है हमारे पास इस तरीके से। नेक्स्ट है हमारे पास परसेंटेज बेस्ड प्रॉब्लम। फिफ्थ वन इज अ परसेंटेज बेस्ड प्रॉब्लम, परसेंटेज बेस्ड प्रॉब्लम। गेटिंग इट। परसेंटेज बेस्ड प्रॉब्लम में हमें क्या करना है कि इसको भी एग्जांपल के जरिए समझ लेते हैं। एग्जांपल, इनिशियल केस अगर दो चार्जेस है हमारे पास Q1 Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस है R, तो इसका इनिशियल फोर्स कितना हो जाएगा, F इनिशियल कितना हो जाएगा, F इनिशियल इसका हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। नाउ this is the case first, now the question is that if the distance is decreased by distance is decreased by 10%, ठीक है। डिस्टेंस अगर 10% डिक्रीज कर गया तो फोर्स पे क्या असर पड़ेगा, तो हम फार्मूला से कह सकते हैं कि डिस्टेंस डिक्रीज करने का मतलब फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। तो डिस्टेंस 10% डिक्रीज किया गया, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका फाइनल डिस्टेंस निकाल लो। सो केस सेकंड में हम लोग क्या करेंगे, केस सेकंड में हम लोग फाइनल डिस्टेंस निकाल लेते हैं, दैट इज आर डैश विच इज इक्वल टू आर माइनस 10% ऑफ आर होगा, इसका 10% ऑफ आर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, आर माइनस 10/100 मल्टीप्लीकेशन ऑफ आर, ये कैंसिल, ये आ जाएगा हमारे पास आर डैश इज इक्वल टू आर माइनस r/10,
जो कितना हो जाएगा हमारे पास 9r/10, ये आ गया इसका डिस्टेंस आ गया। अब फोर्स निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो फाइनल फोर्स केस 2 के अंदर कितना हो जाएगा, दैट इज एफ फाइनल इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर डैश का स्क्वायर। ठीक है, आर डैश का स्क्वायर हो गया। ये वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं। ठीक है, मैं पुट नहीं कर रहा इसको मैं, क्योंकि यहाँ से देख करके हम इस वैल्यू को डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर सकते हैं। हमें निकालना कि कितना इंक्रीमेंट हुआ है फोर्स में। तो इंक्रीमेंट परसेंटेज इंक्रीमेंट निकालने के लिए हमारे पास फाइनल फोर्स, ये ज़्यादा हो गया फोर्स हमारे पास, तो इसमें से उसको माइनस कर देंगे हम लोग। एफ फाइनल माइनस एफ इनिशियल डिवाइडेड बाय जो भी इसके इनिशियल फोर्स है, एफ इनिशियल मल्टीप्लिकेशन ऑफ 100। यहाँ से इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास न्यूटन्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ के कितने टाइप्स के प्रॉब्लम होते हैं ये। ठीक है, जब हम लोग डीपीपी करेंगे तो इन सभी के क्वेश्चंस कर लेंगे हम लोग, अलग अलग टाइप्स के, जो कि प्योर कूलम्ब्स लॉ पे ही क्वेश्चंस होंगे वो सब। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है।